Hello, once again I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। ये हमारी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 2 पढ़ रहे हैं हमारा। तो यूनिट 2 में हम लोग सब टॉपिक नंबर 1 से लेके सब टॉपिक नंबर 8 तक कर चुके हैं। सब टॉपिक नंबर 8 अभी हमारा चल रहा है। इसमें मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टॉपिक्स का हमें पैडागॉजिकल एनालिसिस करना है। तो अभी तक हम लोग इक्वेशंस का कर चुके हैं, पैडागॉजिकल एनालिसिस सेट्स का कर चुके हैं, वॉल्यूम का कर चुके हैं। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एज इट इज एग्जाम में आएगा कि राइट अ पैडागॉजिकल एनालिसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये पहले आपका आ चुका है। तो मैंने आपको पीछे के जो लेक्चर्स थे उसमें भी बताया था कि ये पैराग्राफ आपका कॉमन रहने वाला है। ठीक है, आप कोई भी चीज का पैडागॉजिकल एनालिसिस आ रहा है तो आपको ये पैराग्राफ एज इट इज लिखना है। बस यहाँ पे वो टर्म चेंज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री पूछा है तो ट्रिग्नोमेट्री, इक्वेशन पूछा है तो इक्वेशन आ जाएगा। ये डायग्राम है, ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे से। कि चार जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर हम लोग हमारा जो पैडागॉजिकल एनालिसिस होता है उसको हम बांटते हैं कंटेंट, ऑब्जेक्टिव, मेथड और इवैल्यूएशन। तो इसी बेसिस पे हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले देखिए क्या है कि think of trigonometry as the ultimate invisible measuring tape for things you cannot physically reach, like height of mountain or the distance to a star। ठीक है, तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री को मानिए आप कि एक इनविजिबल टेप है। ये टेप जिससे हम चीजें नापते हैं, जैसे घर में मिस्त्री नापता है। एक ये इनविजिबल टेप होती है जो उन चीजों को मापने में मदद करती है जिन्हें हम आसानी से नहीं माप सकते, जैसे पहाड़ की ऊंचाई है, सितारों की दूरी है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के चीजों का उससे दूरी मापी जाती है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो देखिए ये आदमी यहाँ खड़ा है, ये पहाड़ की चोटी को देख रहा है। तो इस तरह से एक इमेजिनरी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इससे हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो पहाड़ की ऊंचाई है वो कितनी है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले बच्चों को अगर हम पढ़ाएंगे तो उससे पहले कुछ आवश्यकताएं हैं, प्रीरिक्विसाइट्स है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए कि क्या पता होना चाहिए टीचर को, बच्चों को। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द टीचर मस्ट इंश्योर स्टूडेंट्स नो अबाउट। कि जो टीचर है उसका ये कर्तव्य है कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाने से पहले बच्चों को लाइंस के बारे में, एंगल्स के बारे में, कोऑर्डिनेट एक्सिस, फोर क्वाड्रेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम्स और ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में बताएं। लाइन हमें पता है क्या होती है, एंगल क्या होता है ये भी हमें पता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ नहीं होता। जब हम इस तरह से ग्राफ बनाते हैं ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे 1 2 3 लिखते हैं, यहाँ 1 2 3 लिखते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। फोर क्वाड्रेंट्स कुछ नहीं होता। यही जो हमारा नंबर लाइन होती है 2 x y, जब इसको हम ऐसे 4 हिस्सों में बांट देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो ये हमारा क्वाड्रेंट होता है। कुछ इस तरह का होता है, आप देखिए यहाँ पे। फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हम हमें अच्छे से पता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। और ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ये सब टीचर को, बच्चों को पढ़ाना है ट्रिग्नोमेट्री से पहले। तो सबसे पहले कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, टीचर बच्चों को कंटेंट का एनालिसिस करके बताएगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ग्रीक शब्द से बना है, ट्राइगोन, जिसका अर्थ होता है ट्राइंगल, और मेट्रोन यानी मेजर। अर्थात ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राइंगल्स को मेजर करने की विद्या ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। ठीक है, फिर ये चीज बताने के बाद टीचर बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के सबसे फेमस 6 रेशियोज के बारे में बताएगा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कि ट्राइंगल होता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, ये थीटा जो एंगल होता है, टैन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट, ये फॉर्मूलाज होते हैं साइन थीटा का, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इन चीजों के बारे में, पॉपुलर जो हमारे रेशियोज हैं, ठीक है, उनके बारे में टीचर बताएगा बच्चों को। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? टीचर जो है स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू बताएगा कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, एंड सो ऑन। उसके बाद टीचर्स बच्चों को बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेसिकली वो एंगल्स होते हैं जिन दोनों को मिला के हमारा 90 डिग्री आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। तो इसको ट्रिग्नोमेट्री में कैसे लिखते हैं? ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस इक्वल टू कॉस है, इस तरह से बच्चों को बताया जाएगा। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, कुछ इक्वेशंस होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो टीचर बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमें बचपन से पता है। तो ये बच्चों को प्रूव करके दिखाना है कैसे होगा ये। उसके बाद आ जाता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, कि बच्चों को बताया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या महत्व है डेली लाइफ में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन कुछ नहीं होता। मान लीजिए एक इंसान इस तरह से खड़ा है और हम एक इमेजिनरी काल्पनिक लाइन ड्रॉ करें, उसकी आंखों का जो स्तर है उससे एक सीधी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो उस लाइन के ऊपर कोई भी चीज हम देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा उस लाइन और उस वस्तु के बीच में, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और उस लाइन
कि नीचे कोई भी एंगल बनता है वस्तु के बीच में तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। जैसे लाइट हाउस को देख रहे हो आप तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, नाव को देख रहे हो जो नीचे है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये भी बच्चों को बताना पड़ेगा क्या होता है। तो अब ये चीजें जो बता दिया, इससे क्या फायदा होगा बच्चों का, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे, हमने ये पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, स्टूडेंट्स को क्या अचीव होगा इससे। तो सबसे पहले तो सीधी सी बात है कि नॉलेज मिलेगा बच्चों को। स्टूडेंट्स विल डिफाइन द टर्म ट्रिग्नोमेट्री एंड रिकॉल द फॉर्मूलाज फॉर ऑल सिक्स रेशियोज। बच्चे ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बता पाएंगे और ये सारे जो हमारे एंगल्स हैं साइन थीटा कॉस थीटा इनकी वैल्यूज बता पाएंगे। सेकंड चीज क्या होगी, लर्निंग आउटकम अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स विल एक्सप्लेन द concepts ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन इन रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट। बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसके बाद बच्चों में क्या कौशल विकसित होगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के, कि मान लो बच्चे को साइन, एक एंगल है साइन थीटा उसकी वैल्यू दी है, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस दिया है, उसके बेसिस पे बच्चा कॉस थीटा निकाल लेगा, टैन थीटा निकाल लेगा, मतलब एक वैल्यू से बाकी चीजों की वैल्यू निकाल लेगा। एप्लीकेशन, बच्चा रियल वर्ल्ड में इन चीजों को, साइन को, कॉस को, ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ यूज कर सकता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखो बहुत अच्छे से यूज होती हैं चीजें, चीजों की हाइट नापने के लिए यूज होती है। तो ये एक लर्निंग आउटकम हो जाएगा। स्टेप 3 क्या है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, शिक्षण रणनीतियां और विधियां। कि टीचर जो है वो क्या, मतलब स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति अपनाएगा बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए। सबसे पहले टीचिंग मेथड, द टीचर विल बी यूजिंग इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड हम डिटेल में पढ़ेंगे, पता है मैंने आपको बताया था इंडक्टिव क्या होता है एग्जाम्पल्स देके और इक्वेशंस बनाना। और अपना डिडक्टिव मेथड क्या होता है कि पहले आप इक्वेशन दे दो, उसके बेसिस पे बच्चा अपने आप चीजें रियल वर्ल्ड की सॉल्व करेगा। हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो टीचर जो है वो इन मेथड्स का यूज करके बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री समझाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लासरूम में टीचर एक एक्टिविटी करवाएगा बच्चों को। क्या एक्टिविटी करवाएगा कि बाहर ले जाओ बच्चों को, ठीक है, एक पेड़ के पास खड़ा कर दो, और ये एंगल जो होता है अपना, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज, बाहर लेके जाओ, मेजरिंग द एंगल ऑफ द सन दे यूज tan थीटा टू फाइंड द ट्रीज हाइट विदाउट क्लाइंबिंग इट। ठीक है, कि अब ये डिस्टेंस पता होगा हमें, हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से लेके पेड़ तक की दूरी कितनी है ये हम माप सकते हैं आराम से इंची टेप से। ये एंगल जो है यहाँ पे कि सूरज का क्या एंगल बन रहा है पेड़ को लेके, ये टीचर बता देगा बच्चों को। थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है, 30 है, 45 है। तो बच्चों को ये टास्क देना है हमें कि इस पेड़ की हाइट निकालो आप, ठीक है, जो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का इस्तेमाल करके पेड़ की क्या हाइट होगी ये निकालनी है। तो इस तरह से रटवाना नहीं है बच्चों को। फिर बच्चों को इसका ऐतिहासिक संदर्भ भी बताना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें जो हमारे फेमस एंड एंशिएंट मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उनका भी काफी रोल था, ठीक है। उन्होंने ये ज्या और कोज्य करके कंसेप्ट दिए थे उस वक्त की भाषा में। तो हिस्टोरिकली भी ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, आज तो है ही है। तो अब ये बता दिया हमने, बच्चों को पढ़ा दिया। अब उसके बाद अगली चीज है कि बच्चे कितना समझे हैं नहीं समझे हैं ये जानने के लिए इवैल्यूएशन करना होगा, मूल्यांकन करना होगा। कैसे करेगा टीचर मूल्यांकन, सबसे पहले ओरल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ के बच्चों से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्या समझते हो आप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, आप परिभाषा बताइए, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में टीचर क्या कर सकता है, क्वेश्चन दे सकता है बच्चों को, ठीक है, कि tan ए की वैल्यू 4/3 है, ठीक है। तो आगे बाकी जो है कॉस थीटा साइन थीटा उनकी वैल्यू आप निकालो, ठीक है। एग्जाम में भी आप, अगर आपको अपना आंसर बड़ा करना हो तो आप ये चीज सॉल्व करके लिख सकते हैं। यहाँ मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूंगा बहुत लंबा हो जाएगा सब। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है टीचर बच्चों को, कि मान लीजिए आप नीचे खड़े होकर एक पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, ठीक है, और ये जो हाइट है यहाँ पे पतंग की ग्राउंड से वो 60 मीटर है। तो ये जो डोरी है जो आपने हाथ में पकड़ी हुई है, इस डोरी की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे आप साइन थीटा का इस्तेमाल करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस यही चीज है हमारी पैडागोजिकल एनालिसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, इसी को आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है। सो चलिए अब हम पैडागोजिकल एनालिसिस ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से आएगा एग्जाम में कि राइट पैडागोजिकल एनालिसिस ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पहले आ चुका है क्वेश्चन। तो सिमिलरली ये पैराग्राफ हमारा सेम है, बस यहाँ पे हमने टर्म रेशियो एंड प्रोपोर्शन चेंज कर दिया है, ठीक है। बाकी जो पैराग्राफ है एज इट इज सेम है। वही 4 ऑपरेशन करने हैं हमें पैडागोजिकल एनालिसिस में, कंटेंट, ऑब्जेक्टिव, मेथड और इवैल्यूएशन, ठीक है। तो अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्या होगा। कि मैथमेटिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज इन डेली लाइफ, मतलब मैथमेटिक्स जो हम डेली हमारी जीवन में चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उनमें रिलेशनशिप बताता है। तो उन्हीं में से एक कॉमन जो विशेषता होती है मैथमेटिक्स की उसे हम बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपने ये जग में नींबू पानी बना के रखा हुआ है, तो इसमें 2 किलो चीनी है और 1 लीटर पानी है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2:1, ठीक है, अर्थात 2 kg चीनी है हमारी और 1 जो लीटर है वो हमारा पानी है, ठीक है, वाटर जिसे हम कहते हैं। तो ये चीज हमारी रेशियो होती है जिसे हम सिंपली ऐसे डिनोट करते हैं। और प्रोपोर्शन क्या होता है
कि मान लीजिए अब चीनी आपके पास जो थी वो 2 kg थी, तो उसको आपने दुगना कर दिया, 4 kg कर दिया, और पानी जो था उसको भी दुगना कर दिया, 1 लीटर की जगह 2 लीटर कर दिया। तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी पर जो स्वाद होगा वो सेम होगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज सेम प्रोपोर्शन से बढ़ रही हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, पहली चीज रेशो, और मान लीजिए हमने बढ़ा दिया तो भी चीजें सेम रहेंगी क्योंकि हमने सेम अनुपात में बढ़ाया है। तो ये होता है प्रोपोर्शन। यही बस फर्क होता है रेशियो और प्रोपोर्शन में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं हमारा स्टेप 1, कंटेंट एनालिसिस, विषय वस्तु का विश्लेषण। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम कंसेप्ट ऑफ रेशो क्या होता है बच्चों को हम ये बताएंगे कि मीनिंग क्या होता है रेशो का। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों में कि भाई रेशो और फ्रैक्शन में क्या फर्क होता है। भाई रेशो जो होता है मैंने बताया इस तरह से हम लिखते हैं 2:1, यानी एक सॉल्यूशन में 2 किलो चीनी है, 1 लीटर पानी है। बट फ्रैक्शन क्या होता है, मान लीजिए एक पिज्जा की स्लाइस है, ठीक है, उसमें यहाँ पे ये 4 हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4। एक हिस्सा आपने ले लिया 4 में से, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया 1/4। 4 कुल था, टोटल था, और एक जो हमने ले लिया, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, ये हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये हम बच्चों को बताएंगे। ठीक है, उसके बाद फाइंडिंग द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज बाय कन्वर्टिंग देम इनटू सिमिलर मैचिंग यूनिट्स बिफोर डिवाइडिंग। ठीक है, मतलब कोई भी दो चीजों का अगर हमें रेशियो लेना है तो उन्हें हमें मतलब इक्वल क्वांटिटीज में बराबर कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम कोई भी अनरिलेटेड क्वांटिटीज का रेशियो नहीं निकाल सकते। फिर रेशियो की अगर हमें तुलना करनी है, अनुपातों की तुलना, तो दो मेथड से हम तुलना करते हैं। पहला मेथड जो है वो होता है यूनिट मेथड, दूसरा मेथड जो होता है उसे हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल मेथड। ठीक है, यूनिट मेथड में बेसिकली कुछ नहीं होता, यहाँ देख सकते हैं आप, दो रेशियो हमें दिए गए हैं, 3:5 और 4:7। अब आपको कह दिया जाए कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो आप कैसे बताएंगे। तो ये हम दो मेथड से बता सकते हैं, यूनिट मेथड, एक कॉमन मल्टीपल मेथड। यूनिट मेथड में हम 3:5 को डायरेक्ट लिख देंगे 3/5। अब इसको डिवाइड करने पे कितना आता है, 0.6। 4:7 को हम कैसे लिख देंगे, 4/7। इसको डिवाइड करने पे कितना आता है, 0.57। तो इन दोनों में से जाहिर सी बात है कौन सा बड़ा है, 0.6, यानी 3:5 वाला रेशियो हमारा बड़ा है, ये हमने लिख दिया, ये यूनिट मेथड। अब कॉमन मल्टीपल मेथड में क्या होता है, ये फिर से ये रेशियो दिए हैं, इनमें से कौन सा बड़ा है। तो हम इन दोनों को पहले तो फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 3/4, 5/6। अब इन दोनों का हम जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि हमारा 12 आया। ठीक है, तो एक संख्या हो गई 9/12, दूसरी 10/12। तो दोनों में से कौन सी बड़ी है, 10/12 वाली। तो 10/12 किसका रेशियो था, 5:6। तो 5:6 जो है वो 3:4 से बड़ा है। ये दो मेथड आपके हैं और आपको एग्जाम में लिखना है ये। प्रोपोर्शन जो है वो दो तरह का होता है, जो मैंने आपको बताया, एक होता है सिंपल डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ये कुछ नहीं होता, बस इतना होता है, सिंपल डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि कोई भी एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ती है। उदाहरण के तौर पे आपने 1 कप आटा डाला है केक में तो छोटा केक बनेगा, 2 कप डाले हैं तो और बड़ा, 3 कप डाले हैं तो और बड़ा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी घटती है। उदाहरण के तौर पे एक केक बनाने के लिए अगर एक शेफ लगा हुआ है तो 1 घंटा लगेगा मान लीजिए। अब वहीं पे अगर इस केक को बनाने के लिए दो शेफ लगे हुए हैं तो आधे घंटे में काम पूरा हो जाएगा। मतलब शेफ अगर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ आवर्स कम हो रहे हैं। ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। अब हमारे स्टेप 2 पे आ जाते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को हमें डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है कि रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, इनवर्स रेशियो क्या है। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स जो होंगे वो स्किल उनमें डेवलप होगी, डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज एंड परफॉर्म प्रोपोर्शनेट डिवीजन। बच्चे रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, रियल लाइफ में उसको एप्लीकेबल कर पाएंगे। ये एप्लीकेशन यहाँ पे वही लिखी है कि डेली डे टू डे लाइफ में आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को यूज कर पाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाने का। नंबर 3, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, यानी टीचर कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को। सेम जो हमने पहले पढ़ा था, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करेंगे। उसके बाद बच्चों को एक एक्टिविटी दे देंगे, ठीक है, उसमें एक्टिविटी में क्या दे देंगे, गाड़ी का एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, कि गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम होते जा रहा है। इस तरह की जो डे टू डे एक्टिविटीज का एग्जाम्पल देके बच्चों को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये हमारा स्टेप 3 हो गया। अब बच्चे ने सब पढ़ लिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो उसके बाद अब बच्चे को हम इवेलुएट कैसे करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे। ठीक है, तो मूल्यांकन के लिए हम सबसे पहले एक उससे डेफिनेशन पूछेंगे कि बच्चे डिफरेंस बताओ फ्रैक्शन और रेशियो के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बच्चा ही बता देगा। उसके बाद हम उससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे, मान लीजिए हम बच्चे को बोलें कि आपके पास 5,521 रुपए हैं, तो इसको 5:3:1 के अनुपात में डिवाइड करो। मतलब इसमें से 5 हिस्से, 3 हिस्सा और 1 हिस्सा डिवाइड करके 3 लोगों में जाना चाहिए। तो आप सॉल्व करके बताइए। दूसरा, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पूछेंगे हम बच्चों से कि 8 लेबर एक रूम को 25 दिन में बना रहे हैं,
ठीक है, इफ ओनली 6 लेबर्स आर पुट टू वर्क, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू बिल्ड द रूम? तो 8 की जगह अगर 6 लेबर उस रूम को बनाएंगे तो कितना वक्त लगेगा? जाहिर सी बात है, कम लेबर अगर उस काम को कर रहे हैं तो ज्यादा वक्त लगेगा। तो इसे मैथमेटिकली सॉल्व करके बताना है। बस यही है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, और कुछ नहीं। ये कंक्लूजन है, आप पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। फॉर पीडीएफ नोट्स प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।